नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ मोनिका ठाकुर। देश की राजधानी दिल्ली में एआई इम्पैक्ट समिट चल रहा है और उस इम्पैक्ट समिट ने कहीं ना कहीं ये संदेश पूरी दुनिया में एक ग्लोबल संदेश दे दिया है कि भाई भारत को आप एआई के मामले में अब हल्के में नहीं ले सकते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वहां पर मौजूद रहे। उनकी तरफ से एक बात पर जोर दिया गया। उन्होंने कहा कि एआई से भय नहीं, भारत भविष्य की तरफ देख रहा है। टॉप 3 देशों में क्या 2047 तक भारत पहुंच पाएगा, जिस विजन के साथ हम लगातार एआई की टेक्नोलॉजी के तौर पर आगे बढ़ रहे हैं। इन्हीं सवालों का जवाब तलाशने के लिए, समझने के लिए बेहतर कि भारत किस तरीके से ग्लोबल साउथ की एक बहुत बड़ी आवाज़ बनता हुआ नजर आ रहा है और एआई जो इम्पैक्ट समिट दिल्ली में इस वक्त आयोजित हुआ है, उसके बाद ग्लोबली भारत की तरफ से एआई को लेकर क्या संदेश जाएगा। हमारे साथ अमित दुबे जी हैं, एआई एक्सपर्ट हैं, साइबर एक्सपर्ट हैं, खुद भी एआई समिट में ये मौजूद रहे थे, वहाँ पर बारीकियों को उन्होंने समझा है। इन्हीं से हम समझेंगे। अमित दुबे जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। जब हम कहते हैं कि भारत अब नए दौर में भविष्य की तरफ आगे बढ़ रहा है, क्या आपको वाकई में लगता है कि हमने वो कदम बढ़ा दिया है? बिल्कुल, देखिए ये एआई समिट एटलीस्ट वो लीडरशिप स्टैब्लिश करने का इनिशिएटिव है कि हम भी उतना बड़ा विज़न लेकर चल सकते हैं। अक्सर हम टेक्निकल रिवोल्यूशंस के दौर में पीछे रह गए हैं। जैसे जब इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ, डेटा रिवोल्यूशन हुआ, इंटरनेट रिवोल्यूशन हुआ, तो भारत हमेशा थोड़ा पीछे रहकर खेला है। इस बार फ्रंट फुट पर खेल रहा है। सारे लोग, सारे देश के लोग यहाँ आए हैं और हम बताना चाहते हैं कि हम इस पूरे प्रोसेस को लीड कर सकते हैं कि हाउ कैन वी डेवलप एथिकल एआई, सस्टेनेबल एआई, जो आगे जाकर लोगों को हेल्प करे, ह्यूमैनिटी को बहुत अच्छी सिस्टम्स डेवलप करने में मदद करे। ख़ास तौर से जो कंट्रीब्यूशन पिछले 5 साल में एआई का भारत के जीडीपी में है, उस पर नज़र डालते हैं। 2022 में 12 से 13 बिलियन डॉलर का कंट्रीब्यूशन था भारत की जीडीपी में एआई की वजह से। अभी 2025-26 में बढ़कर करीब 200 से 250 बिलियन तक पहुंचा है। ये पिछले सिर्फ 3-4 साल में हुआ है और हम इमेजिन जो कर रहे हैं कि अगले 4-5 सालों में ये इस हद तक बढ़ जाएगा कि भारत की कम से कम 10 से 15% जीडीपी एआई की वजह से होगी और एआई जनरेटेड सॉल्यूशंस की वजह से होगी, जो हम ग्लोबली एक्सपोर्ट कर रहे होंगे। तो ये विज़न बहुत अच्छा है और ये संभव है, रादर इससे ऊपर भी जा सकते हैं। जिस भारत को एक कृषि प्रधान देश की तरह जाना जाता था, बहुत संभव है कि भारत विश्व में एआई प्रधान देश की तरह जाना जाए। और हम, जो कि किसी भी एआई के लिए जो फ्यूल होता है वो डेटा होता है, और इस समय जो सबसे ज़्यादा डेटा जनरेट कर रहा है कोई देश, वो भारत है। ऐसे में हम ही सोल्यूशन दें विश्व को तो अच्छा रहेगा। कि हमारा डेटा कोई और लेकर उस तरह के सोल्यूशन जनरेट कर रहा है तो वो भी एक तरह से हमारे लिए वही बात हो जाएगी जो पहले इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन या इंटरनेट रिवोल्यूशन। लेकिन वही एक भय हमेशा ही रहता है ना कि जब आपने कहा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, उसके बाद कंप्यूटर्स आए थे, हमें कंप्यूटर्स इस्तेमाल करने नहीं आते थे, लेकिन उसके बाद अब जब एआई आया है, हाँ वाकई में ही नई चीज़ है। हमें भी डर लगता है कि क्या ह्यूमन सेंट्रिक हम एआई को बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं। लेकिन वास्तव में क्या डरने की ज़रूरत है? क्योंकि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि एक विजन लेके चलते हैं कि भाई भय नहीं है, ये भारत का भविष्य है, तो वाकई में आपको लगता है कि 2047 तक हम उस लक्ष्य को, उस टॉप 3 देशों में हम अपनी जगह बना पाएंगे? डेफिनेटली, मुझे लगता है उससे बहुत पहले। देखिए, भय का कारण भी वही है क्योंकि कोई भी टेक्निकल रिवोल्यूशन का जो पहला यूज़र होता है वो क्रिमिनल होता है। अब हमेशा से ध्यान देना कि जब चैट जीपीटी आया तो उससे एक हफ्ते पहले फ्रॉड जीपीटी, वॉर्म जीपीटी डार्क वेब पर अवेलेबल थे। इसका मतलब वो वेट नहीं कर रहे थे कि चैट जीपीटी आएगा उसके बाद हम अपना भी बना लेंगे। वो उससे पहले से तैयारियां चल रही थी क्योंकि वहाँ रिटर्न ज़्यादा है। तो किसी भी टेक्निकल रिवोल्यूशन का जो पहला यूज़र है वो क्रिमिनल या कोई नेगेटिव यूज़ ही होता है, क्योंकि वहाँ पर उनको तुरंत रिटर्न मिलना शुरू हो जाते हैं। एआई का भी आपने देखा कि डीप फेक कंटेंट बन रहे हैं, मिस इन्फॉर्मेशन फैल रही है, लोगों के शेयर वैल्यूज़ इम्पैक्ट कर गए बिकॉज उनके बारे में ऐसी इन्फॉर्मेशन फैला दी, लोगों के पॉलिटिकल करियर खत्म हो गए बिकॉज उनके एआई कंटेंट बन गए। आप देख रहे हैं कि मिसयूज़ हो रहा है, क्यों? वहाँ पर पैसा देने वाले लोग हैं। अभी मैं आपको बताऊं, पिछले 6-8 महीने से सदगुरु के अगेंस्ट एक कैंपेन चल रहा था गूगल पर, जिसमें उनके डीपफेक इमेजेस बनाए जाते थे। वो जेल जा रहे हैं, हथकड़ियों में हैं, पुलिस वाले साथ हैं, और वो देख के भी इमेज लग जाएगा कि यार ये तो डीपफेक होगा, पर उनका गेटअप देखकर लगता था ये वही। और उनकी न्यूज़ कि भाई सदगुरु को पुलिस ने पकड़ लिया है, ईडी ने ये किया है, सीबीआई का भी नाम, सारे नाम लिए जाते थे और सारे न्यूज़ चैनल के लोगों के संग वो इमेज बनती थी और ये लगातार चल रही थी। गूगल ऐड पर स्पॉन्सर ऐड चला है, रेडिट पर लिंक है। तो जब मुझे इन्वेस्टिगेशन के लिए बोला गया, मैंने देखा कि यार ये
किस लेवल पर, अच्छा एनोनिमाइज है कैंपेन, बाहर से चलाई जा रही है पर इंडिया में पुश हो रहा है। मैंने सिर्फ ये निकालने की कोशिश की कितना पैसा खर्चा हुआ होगा, तो पर डे का करीब 10 से 15 लाख रुपए खर्चा कर रहा था कोई सिर्फ डिफेम करने के लिए। और ये भी शिवरात्रि के टाइम पर इतना बढ़ गया कि और बिल्कुल 25-30 लाख मेरे ख्याल से गया होगा जो बजट है। अब सोचिए यदि एक महीने में इतना पैसा या 6 महीनों में इतना पैसा कोई खर्च कर रहा है तो नेगेटिव जो भी प्रोवाइड कर रहा है उसको फायदा हो रहा है ना, उसके लिए तो बिजनेस है। तो नेगेटिव यूजर के लिए तो वो ज़्यादा आसान है, रादर कि उसका कोई पॉजिटिव यूज़ करके सोसाइटी को दिया जाए और फिर लोगों को बेचा जाए, उसको वहाँ पैसा दिखना शुरू हो जाता है। इसलिए डरना जायज़ है। डर इसलिए है क्योंकि जो नेगेटिव यूजर्स हैं उनको कैसे रोकेंगे। लेकिन एआई को फिर सुरक्षित कैसे बनाएं, कैसे ऑथेंटिकेट करें कि हाँ इसका गलत इस्तेमाल ना। इसीलिए देखिए एआई फ्रेमवर्क की ज़रूरत है। मैं तो ये कहता हूँ कि भारत में एआई मिनिस्ट्री की ज़रूरत है, क्योंकि अब इस पे इतना फोकस्ड अप्रोच लगानी पड़ेगी। ऐसा नहीं हो सकता कि आप गाइडलाइन ला रहे हैं 6 महीने बाद, फिर 1 साल बाद, अब आपको हो सकता है हर महीने को चेंज करना पड़े, क्योंकि हर दिन कुछ ऐसा शॉकिंग आ जाएगा और उसी समय आपको रोकना पड़ेगा, इससे पहले कि उसका इम्पैक्ट हो जाए, लोग बर्बाद हो जाएं, शेयर वैल्यू चले जाए, मार्केट शैटर कर जाए, बहुत कुछ ऐसा हो जाएगा। आपको उसके लिए क्या प्रोविजन है, पेनल्टी क्या है, प्रोएक्टिव थ्रेट क्या है, लॉक्स क्या चाहिए, ये सारा फ्रेमवर्क आज रेडी करना था, रादर 1 साल पहले रेडी करना था। आज भी हम लेट ही हैं। अब एआई समिट इसका एक अपॉर्चुनिटी हमारे लिए कि हम सारे देशों को लाकर एक ग्लोबल फ्रेमवर्क भी बना सकते हैं जिसमें हम डेटा एक्सचेंज भी करें, ताकि एआई का मिसयूज़ कोई कहीं से भी बैठ के कर रहा हो तो उसके लिए थ्रेट हो, डिटरेंट हो, उसको रोका जा सके। क्योंकि डर ये भी है कि हमने रेगुलेशंस यहाँ बना लिए, वो बाहर बैठ के करेगा, इम्पैक्ट यहाँ दिखेगा और उसके बाद हमारे लिए फिर वही चैलेंजेस आ जाएंगे। तो ये एक कानून लाना, एक इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट खड़ा करना या जो रेगुलेशंस लाना कि भाई जो भी एआई कंटेंट जनरेट कर रहा है, जैसे अभी गाइडलाइन आई कि सोशल मीडिया को दिया गया कि आप उसको टैग कर दी, उसको वाटर मार्क कर दीजिए या फ्लैग कर दीजिए कि ये एआई कंटेंट है, ताकि लोग समझ जाएं। भी बहुत सारी चीज़ों को खुद ही फ्लैग करता है। हाँ। उसको लेकर भी अभी पूरी तरीके से एक्सेप्टेंस नहीं आया है। काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म ने कहा है कि ये चैलेंजिंग होगा और ये मुश्किल होगा या इतनी आसानी से नहीं कर सकते, और उस वजह से डिले हो रहा है। लेकिन इस तरह की गाइडलाइन के संग संग एक कानूनी प्रोविजन भी होना चाहिए कि सज़ा क्या होगी यदि कोई नहीं करेगा, और यदि कोई पकड़ा जाता है तो उसको क्या सज़ा होने वाली है। क्योंकि जब आपकी कोई एआई इमेज बना देता है तो उसको जो अभी कानूनन फ्रेमवर्क है हमारा, उसमें आइडेंटिटी थेफ्ट का केस माना जाता है कि इनकी आइडेंटिटी चोरी की, कुछ कंटेंट बना दिया, उसमें सज़ा सीमित है, 3 साल की सज़ा, बेल हो जाती है अगले दिन और वो बंदा फिर बना सकता है। जबकि आपके लिए नुकसान इस हद तक है कि आपकी इमेज टार्निश कर दी गई है, और हमारी सोसाइटी में हमारी इमेज ही सब कुछ है। हम हज़ारों एफर्ट लगा के सिर्फ इमेज ही बिल्ड कर रहे हैं। ऐसे में किसी को ये पावर कैसे दे दी आपने कि मेरी इमेज से खेल पाए। तो मेरे ख्याल से इसके लिए जो लॉ होना चाहिए वो उतना ही सख्त होना चाहिए जितना जान से मारने की कोशिश होती है, कि आपने एक्चुअली वो ट्राई किया। ये जब तक नहीं होगा तब तक लोग रुकेंगे नहीं इनको, क्योंकि कोई तो पैसा दे रहा है, आसानी से वो पैसा बना रहा है, उनके लिए डिटरेंट नहीं है। तो मेरे ख्याल से ये लॉ यदि टाइमली नहीं आया तो आपका इसका इम्पैक्ट इतना, अभी मैंने एक आपको रियल एग्जांपल दे दिया, अभी हर किसी के संग होने वाला है और बड़ी बड़ी कंपनियां भी टारगेट की जाएंगी। इससे पहले कि वैसा हो और इकोनॉमिकली हम बैकफुट पर आ जाएं, एक फटाफट फ्रेमवर्क लाने की ज़रूरत है, और 1-2 को तो आप सजा भी दीजिए पकड़ के। जब भी हम एआई की बात करते हैं, अमेरिका, चीन का एग्जाम्पल हमारे सामने है, ओपन एआई हो गया, मेटा हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर रिसर्च पर बहुत पैसा उनकी तरफ से लगाया जा रहा है। क्या भारत में आपको इस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर या रिसर्च या उस स्किल पर काम होते हुए नजर आ रहा है? पॉकेट्स में हो रहा है, ओके। ओवरऑल नहीं हो रहा। देखिए, भारत की एक माइंडसेट अभी तक की जो रही है वो एकदम से चेंज नहीं होगी। हमारी इनोवेशन वाली माइंडसेट थी नहीं, हमारी जो जुगाड़ वाली माइंडसेट होती है कि हम किसी तरह चीज़ें खड़ी तो कर लें पर वो लॉन्ग टर्म सस्टेन नहीं कर पाती हैं, क्योंकि उस तरीके से नहीं होती जिस तरीके से एक लॉन्ग टर्म रिसर्च के लिए एफर्ट चाहिए होते हैं। जैसे कि अभी बहुत सारे लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स आ गए, भारत में बनाए गए हैं, और वो क्लेम भी कर रहे हैं कि हमने बहुत सस्ते में बना लिए, ये कर लिए, पर जैसे वो परफॉर्मेंस वाइज जाते हैं या जिस तरह का होलिस्टिक व्यू आपको चैट जीपीटी या कोई और देगा, ये नहीं दे पाते हैं। इनकी लिमिटेशंस हैं, तो उस वजह से उनके यूजेस भी लिमिट हो जाएंगे और वो उतना इम्पैक्ट नहीं क्रिएट कर पाएंगे। हमें इधर फोकस करना होगा कि हम हाँ शॉर्टकट ना अपनाएं। हम बिल्कुल यदि सरकार ने ऐसे जीपीयू अरेंज करके दिए या जो भी फैसिलिटेट करना है वो दे, और पूरा रूट लेवल पर काम हो, तब जाके होगा। जैसे चाइना ने जो बनाया है, चाइना को भी जीपीयू का चैलेंज था, तो उन्होंने अपना डीप सीक बना लिया, बिना जीपीयू के उन्होंने ट्रेन कर लिया उसको सीपीयू के थ्रू। ये सब चीज़ें एक्चुअली इनोवेशन है।
क्योंकि वो इतना पैसा खर्च करके वो ट्राई करना, फेलियर के लिए भी तैयार रहना, हम एक पैटर्न को फॉलो करके जो चीज़ें अचीव करते हैं, दैट इज़ नॉट इनोवेशन, दैट इज़ समथिंग विच वी आर जस्ट ट्राइंग टू डुप्लीकेट और रेप्लिकेट। यहाँ पर हमें खुद से वो चीज़ें एक नए पैटर्न के थ्रू बनाना, मेरे ख्याल से वो एक माइंडसेट का प्रॉब्लम रहा है। कुछ लोग कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, अधिकतर लोग नहीं कर पा रहे। अच्छा, क्योंकि आप समिट में भी गए और आपने ये कहा कि बहुत सारी चीज़ें जो हैं अभी हम सिर्फ सम्मिलित कर रहे हैं, मतलब दूसरों से देख रहे हैं, फिर उसको हम यहाँ अडॉप्ट कर रहे हैं, काइंड ऑफ हम कह सकते हैं, क्योंकि पुर्जे, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग हब तो सबसे बड़ा चाइना है, वहाँ से आ रही हैं चीज़ें, हम यहाँ असेंबल कर रहे हैं, फिर कहीं ना कहीं हम उसे प्रोजेक्ट कर रहे हैं, प्रोटोटाइप के तौर पर हम उसे प्रोजेक्ट कर रहे हैं। लेकिन क्या जो स्किल और रिसर्च की मैं बात कर रही हूँ, जो स्किल और रिसर्च बच्चों में होना चाहिए, क्रिएटिव माइंडसेट होना चाहिए, आपको लगता है कि वो स्कूल से ही वो पढ़ाई में हो या आपके प्रोजेक्ट्स में हो, वो तब्दीली स्कूल से ही आनी चाहिए? और क्या वाकई में ही इस तरफ हम बढ़ सकते हैं? ये मैं सिर्फ इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि विजन बहुत अच्छा है, लेकिन उसकी इम्प्लीमेंटेशन जब तक नहीं होगी तब तक इसलिए अभी बहुत लंबी रेस है। मैं वो आपको सवाल बना रहेगा ना, क्वेश्चन मार्क। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, मैं आपको अपना एक अनुभव दूं। मैं 2003-4 में सैमसंग में था, स्पेन में। मेरे संग एक कोरियन लड़की काम करती थी, उसका नाम था जियोन किम, और वो एक्सपर्ट थी, ब्रिलियंट प्रोग्रामर। मैं वापस आया स्पेन से, वो कोरिया चली गई और हमारी चैट चल रही थी, तो मैंने उससे पूछा भी कहाँ हो, तो उसने कहा मैंने ना मेडिकल ज्वाइन कर लिया, नाउ आई एम ट्राइंग टू बिकम डॉक्टर। तो मैंने कहा बट यू आर द बेस्ट, तुम तो इतने अच्छे प्रोग्रामर थे, तुम डॉक्टर क्यों बन रहे हो? बोले मैं बोर हो गई तो मुझे ये करना था। वो अपनी इच्छा से वो कर रही है। हमारे यहाँ जो इंजीनियर बन रहा है, वो डॉक्टर बन रहा है, वो अपनी इच्छा से बन रहा है क्या? नहीं, वो तो कोई वो प्रेशर भी तो फोर्स्ड होता है है। ना। वो इसलिए बन रहा है क्योंकि Parent उसको pressure। पैसा कमाना है। वो रिसर्च कहाँ करेगा? वो तो पैसे को लेकर जहाँ पैसा होगा वहाँ टिल्ट करेगा। रिसर्च में आप फेल होते हो, रिसर्च में आपको गालियाँ भी खानी पड़ेंगी, एम्बैरेसमेंट भी होगी, और आपको लगेगा कि अपने इतना 10 साल लगा दिए पर कुछ नहीं है हाथ में। उसको कौन रिवॉर्ड करेगा? जब तक हमारी सोसाइटी उसको रिवॉर्ड नहीं करेगी, तब तक वैसा एफर्ट कोई लगाएगा नहीं। लोग डर के बैठे रहेंगे, रहने दो, छोड़ दो यार ये, क्योंकि लोग हमने देखा है शॉर्टकट अपना के सक्सेसफुल होते हुए। शॉर्टकट अपनाया, देखिए बड़ी कंपनी पैसा कमा रहा है, क्या कर रहा है वो, रूट को देखो तो कुछ ऐसा खास कर नहीं रहा है। आप यदि गौर से जितनी भी बड़ी कंपनीज आप देखोगे, वो क्या कोई इनोवेशन किया है उन्होंने? ओला ने कोई इनोवेशन किया है या फ्लिपकार्ट ने कोई इनोवेशन किया था? बट हमको लगता है कि अडॉप्टेशन करके कर लिया, और उसको हम इतना बड़ा बना देते हैं कि अरे साहब इसने तो दुनिया बदल दी। ठीक है, एक बिजनेस मॉडल सक्सेसफुल एग्जीक्यूट कर लिया, बट क्या हमने किसी ऐसे पेटेंट को अवार्ड दिया उतना बड़ा, या किसी रिसर्च को जिसने रिवोल्यूशनरी काम किया हो? वो कोई नहीं जानता। हम पैसे से सक्सेस तोलने लगे। हमें पता है कि हाँ ये बना रहा है तो बहुत अच्छी बात है। इसी वजह से वो पूरा का पूरा सोसाइटी वैसा हो गया। ये वो देश है जहाँ पर हर सिटी के अंदर एक दुकान होती है जहाँ पर पीएचडी की थीसिस बिकती हैं। क्या आपको डॉक्टरेट करनी है? यहाँ जाइए, एमटेक की थीसिस बिकती हैं, बीटेक की थीसिस बिकती हैं। यदि ऐसी बिजनेस मॉडल चल रहे हैं जिस देश में, वहाँ पर रिसर्च कैसे होगी? मुझे बताइए आप। आपने अप्रिशिएट किया ही नहीं उस व्यक्ति को जो व्यक्ति कोर रिसर्च कर रहा है, जो मेहनत करके आगे बढ़ रहा है। और मैं जानता हूँ ऐसे लोगों को, उनको कभी कोई रिवॉर्ड नहीं मिला। ये बेवकूफ़ हैं, टाइम वेस्ट करते रहते हैं इतना। तो मतलब ये भी अभी एक चैलेंज है, ये बहुत बड़ा चैलेंज है, माइंडसेट चैलेंज है, और ये हर जगह है। ये मैं कह रहा एजुकेशन से लेकर गवर्नमेंट तक हर जगह है कि कोई व्यक्ति फेलियर को अवॉइड नहीं करना चाहता, कोई व्यक्ति उसको सुनना भी नहीं चाहता। आप प्रोजेक्ट लेके जाते हैं ना ग्रांट लेने के लिए सरकार में, तो आपने इससे पहले क्या क्या किया? वो कहेगा कि साहब मैंने ये किया। अच्छा ये तो फेल हो गया हर जगह, आप कुछ किया ही नहीं है। इस बेस पे यदि आप निर्णय लोगे, फेल हुआ तो अच्छा हुआ ना, अब तो सक्सेसफुल कुछ कर देगा। उसने कहा नहीं मैंने ये कुछ कर दिया था जुगाड़ तुगाड़ करके, और देखिए तो चल पड़ा था। हाँ, उसको मिल जाएगा। सो ये माइंडसेट का प्रॉब्लम। अब एआई के दौर में तो चीज़ें इतनी तेज़ी से हो रही हैं। आप एआई में डालिए, 2 मिनट में आपको रिसर्च आ जाएगी जैसी आपको चाहिए, सैड, हैप्पी। अच्छा, कंटेंट भी दुनिया भर का कंटेंट आपको मिल जाएगा। आपको जैसे शब्दों का इस्तेमाल करना है वैसी, जिस लैंग्वेज में चाहिए उस लैंग्वेज में आपको मिल जाएगा। तो आगे आने वाले वक्त में अगर ये स्किल सेट नहीं होगा एक युवा के पास, क्योंकि दुनिया में भारत ही सबसे ज़्यादा युवा शक्ति वाला देश है, टेक्नोलॉजी का माइंडसेट भारत में है, अगर ये सही तरीके से इस्तेमाल नहीं हुआ तो क्या आगे आने वाले वक्त में युवाओं की नौकरी खा जाएगा एआई? पहले तो मैं एआई को ओवर वो किया गया है, मतलब एम्फेसाइज किया गया एआई का स्किल सेट। एआई है ही इसलिए कि आपको कोई स्किल की जरूरत ही ना हो। आप गौर से सोचिए, आपकी स्किल
अब ये नहीं है कि आप एआई को कैसे यूज़ कर रहे हो, आपको स्किल चाहिए ही नहीं, इसलिए तो एआई है। आप हर काम एआई से करा सकते हो। आपने इमेज, आप बैनर आया आपका जो यूट्यूब का थंबनेल है, एआई अच्छा बना के दे रहा है, ग्राफिक्स सब बन रहे ग्राफिक्स हैं। आया, एडिटिंग आया, सो आपकी यू डोंट। बीमारी बता रहा है, अब आप कैंसर की तो आप बीमारी। सीखने क्या वाले हो जब कहते हो ये, आप बेसिकली प्रॉम्प्ट सीख रहे हो कि आप उसको ऑर्डर कैसे करोगे। तो ये तो एक जनरल कॉमन सेंस है। यदि मुझे अपना काम कराने के लिए किसी को कैसे बोलना है यही सीखना पड़ेगा, तो फिर तो आपको बेसिक एजुकेशन भी नहीं है। ये तो मैं वैसे ही करा लूंगा कि भाई गिलास पानी ला के यहाँ मुझे दे दीजिए, इट्स लाइक दैट। उसको भी हमने वो हाइप कर दिया कि एआई सीखेंगे। क्या सीखेंगे भाई? प्रॉम्प्टिंग सीखेंगे। प्रॉम्प्टिंग तो नेचुरल है, ये तो आपको आनी ही चाहिए। आपको कैसे अपना काम कराना है, दैट बेसिक लेवल ऑफ इंटेलिजेंस इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम ह्यूमन। शायद आगे वो भी आपसे ना करा, वो प्रॉम्प्ट भी वो लिख के दे देगा आपको कि मुझे एक डिटेल्ड प्रॉम्प्ट दे दीजिए। तो आप स्किल किस की बात कर रहे हैं? बेसिकली अभी जो ज़रूरत है वो एआई सीखने से ज़्यादा एआई के थ्रू क्या क्या हम डिसरप्ट कर सकते हैं ये बताने की। हम कैसी कैसी इंडस्ट्रीज़ में जाकर एआई का इस्तेमाल कर सकते हैं। हम होलिस्टिक पिक्चर ज़रा देख लें कि हाँ मैं अब ऐसा कुछ चेंज लाना चाहता हूँ और जिसमें मुझे यहाँ एआई की वजह से इम्पैक्ट क्रिएट करेगा। रादर हर जगह एआई इस्तेमाल भी ना करें, क्योंकि एआई की वजह से अर्थ पर जो बर्डन आने वाला है बिकॉज ऑफ ओवर यूज़ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड प्रोसेसिंग एंड एवरीथिंग, जो कार्बन फुटप्रिंट हम जनरेट करेंगे वो पूरा इकोलॉजी बिगाड़ देगा यदि हमने हर जगह एआई डालने की कोशिश की। हमें ये भी, जो मैं बोलता हूँ सस्टेनेबल एआई, दो वर्ड बहुत इस्तेमाल करते हैं हम लोग, इथिकल यूज़ ऑफ एआई एंड सस्टेनेबल एआई। इथिकल की गलत नहीं होना चाहिए, किसी के संग ऐसा ना हो कि आप नेगेटिव यूज़ करते करते उस हद तक चले जाएं कि सोसाइटी का फैब्रिक बिगड़ जाए। सेकंड, सस्टेनेबल, कि हमने एआई इतना इस्तेमाल कर लिया कि हमें अपने लिए हवा पानी नहीं रहा, ये भी हम खतरे में। लेकिन क्या ह्यूमन सेंट्रिक बना सकते हैं हम एआई को? बिल्कुल बना सकते हैं। देखिए एआई वही तो है कि किसी भी टेक्नोलॉजी को आप किस तरीके से शेप करेंगे ये भी आप ही के हाथ में है, आपसे विलग नहीं है वो। हम खुद इतने स्वार्थी, लालची और वैसे हो जाते हैं कि हमें तुरंत हर चीज़ चाहिए। तो मेरे ख्याल से आज एआई को एज ए ब्रांड बेच रहे हैं लोग, हर प्रोडक्ट में एआई डाल के, भाई साहब ये ग्लास भी एआई मतलब है, आपका क्रिकेट का शॉट अगर सही नहीं है तो वो भी एआई बता देगा। एआई बता देगा। अच्छा, कैंसर जैसी बीमारी बता रहा है एआई, तो वो चलो मेडिकल रिसर्च ओके, हाँ वही मैं कह रही, मेडिकल रिसर्च ओके, बट बहुत सारी, मतलब अब क्रिकेटर का शॉट गलत वो तो है, हाँ, इसमें मतलब इसमें एआई की क्या जरूरत है? पर वो दिखता है ना, उनको लगता है कि कुछ भी उन्होंने बता दिया कि साहब ये जो आप देख रहे हो ना ये स्पीकर है, एआई स्पीकर है। अरे भाई ठीक है स्पीकर है, इससे क्या हो जाएगा? या घर बन रहे हैं, सोसाइटी बन रही है, एआई सोसाइटी है, ये बिक रहा है, ये वर्ड है, क्या कर लेगा वो एआई सोसाइटी में, और क्यों करना है? मतलब सम टाइम वी हैव टू रिस्ट्रिक्ट पीपल कि यदि एआई बोला तुमने उधर गलत जगह तो पेनल्टी होगी तुम। अच्छा, मैंने तो ये भी सुना है कि जो एआई है, मतलब जो आप सोसाइटी की बात कर रहे हैं, जो वर्चुअल वर्ल्ड में एआई सोसाइटी है, उसमें वो ह्यूमंस को रेंट पर ले रहे हैं। हाँ, वो ह्यूमन क्या को वाकई में से? बिल्कुल बिल्कुल, ह्यूमंस को रेंट पर लिया जा रहा है अपना काम करवाने के लिए। कई सारे ऐसे काम हैं जहाँ पर आप चेक करते हो ना कि ये ह्यूमन है या एआई है, तो उसको एक ह्यूमन चाहिए होता है ताकि वहाँ पर घुस के वो उस तरह की चीज़ें कर सके। तो एक एआई को बोला गया कि कैप्चा सॉल्व करना था, तो वो नहीं कर पा रहा था, या उसमें कुछ ऐसा था कि ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट ही चाहिए था, बिकॉज वो कैप्चा इसलिए होता है ना कि रोबोटिक्स, तो वो नहीं कर पा रहा था। तो उसने क्या किया, कॉल सेंटर को कॉल लगा दिया पीछे एआई ने, और उससे कहा कि ये मुझे सॉल्व करना है तो आप हेल्प कर दीजिए। तो उसने कहा पर आप क्यों नहीं कर पा रहे हो? तो उसने कहा मुझे आई की प्रॉब्लम है, मैं नहीं देख पाता हूँ, मुझे ब्लर रीजन दिया उसने, एआई ने बेवकूफ़ बना के सॉल्व करवा लिया उससे। तो ऐसे में देख रहे हो ह्यूमन को यूज़ किया गया है टू बाईपास अ मैकेनिज्म व्हिच इज देयर टू डिफरेंशिएट बिटवीन एआई एंड ह्यूमन। बच्चों के लिए ये कितना खतरनाक है, क्योंकि इमैनुअल मैक्रोन अभी आए, हालांकि हमने यूरोप के कई देशों में देखा है, ग्रीस, स्पेन, वहाँ पर एक रेगुलेशन है कि 15 साल से कम उम्र के बच्चे जो हैं वो कम से कम स्क्रीन टाइम, यानी कि फ़ोन का इस्तेमाल ही ना करें, उनके लिए रेगुलेशंस लगा दी गई हैं। भारत में भी आपको लगता है इस तरीके की पहल होनी चाहिए? मेरे ख्याल से मतलब समथिंग डिफरेंट, वैसे पैटर्न पर नहीं, लेकिन कुछ तो ऐसा होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल होना चाहिए, और इसकी बात ऑलरेडी चल रही है, सरकार भी इस बारे में अभी डिस्कशन शुरू हो गए हैं, और इसकी सेंसिटिविटी भी समझ में आ गई है। देखो हर देश में अलग अलग एज 16 से 18 साल तक तो रेस्ट्रिक्ट किया ही गया है। यदि आप चाइना का एग्जाम्पल लें, क्योंकि उन्होंने सबसे पहले कर दिया था, उन्होंने 8 साल से पहले तो बंद ही कर दिया कि इंटरनेट देंगे नहीं बच्चों को, उसके बाद 13 साल तक शायद 40 मिनट है, 13 से 17 साल तक 1 घंटा है, और 17 से 18 साल तक 2 घंटा, ऐसा कुछ उन्होंने किया है। इसके बाद उन्होंने गार्ड रेल्स लगाई हैं कि रात में
9 से सुबह 6 बजे हाँ, तक 6 यूज़ बजे, नहीं कर सकते, हाँ। कर्फ्यू टाइम बोलते हैं उसको, या आपको वीकेंड पर आपका रिस्ट्रिक्शन है कि नहीं कर सकते। फिर उन्होंने जितने भी गेम्स हैं, सोशल मीडिया हैं, उनको एआई बेस्ड एज डिटेक्शन मैंडेटरी कर दिया कि जैसे आपको गेम खेलना है तो आपकी एज जाएगी ही जाएगी उसमें, आपको सोशल मीडिया करना है तो आपकी एज जाएगी, और यदि आप उस एज ग्रुप के हो तो वो नहीं अलाउ करेंगे। क्योंकि भारत में तो आपने देखा है कि गेमिंग के लिए बच्चे जो अपनी जान दे रहे हैं, अनगिनत एग्जाम्पल्स रोज़ आ रहे हैं कि गेमिंग में कोई टास्क दिया जाता है और टास्क बेस्ड आप उनसे कुछ टास्क करवाती हैं और वो अपनी जान देने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। इस चीज़ को रेगुलेट करने की इसलिए भी ज़रूरत है क्योंकि बच्चे अब गेमिंग में अपना एक करियर भी तो खोज रहे हैं। क्या आपको लगता है कि वाकई में ये सब चीज़ें हो रही इसीलिए ज़्यादा कंज्यूम किया जा रहा है और एक रेगुलेटरी बॉडी बनाइए या कुछ ऐसे रेगुलेशंस होनी चाहिए? देखिए, ये जो गेमिंग का करियर खोजने वाले बच्चे हैं ना, वो नहीं है जो गेम खेल रहे हैं वो हैं जो गेम पर रिसर्च कर रहे हैं। आप गेम खेलकर उसके एडिक्शन, इस लाइक कि आपने एक अल्कोहल बनानी है तो इसके लिए ऐसा नहीं कि आप इतना अल्कोहल पी लो, इस डिफरेंट थिंग। चोरी कर रहे हैं बच्चे, हाँ, उधारी तो ले उसका रहे हैं इम्पैक्ट, बच्चे। अब आप देखिए कि जितने भी इस तरह के भी रिसेंट सुसाइड केसेस आए, सबके पीछे कहीं ना कहीं किसी न किसी गेम एडिक्शन का कारण था। मेरे पास अक्सर रात को 10-11 बजे बड़े बड़े ऑफिसर्स, ब्यूरोक्रेट्स के फ़ोन आते हैं कि घर आ जाइए, सिचुएशन ख़राब है। तो मैं जब जाता हूँ तो बताते हैं कि बच्चे को विड्रॉल सिम्टम्स आ रहे हैं, जैसे उसका मोबाइल छीन लिया या इंटरनेट बंद कर दिया तो वो चीज़ें तोड़ रहा है, गालियाँ दे रहा है, मार रहा है लोग। तो सिचुएशन इस हद तक, अब उसका क्या लीगल एक्शन ले सकते हो आप? वो एक एडिक्शन का शिकार हो गया है और उसके लिए एक प्रोसेस चाहिए जिससे वो बाहर आ गई थी। आप उसको सीधे रोकोगे, बंद करोगे तो वो सुसाइड की धमकी देता है। हालत ये हो गई है कि बच्चों को इतनी मॉनिटरिंग में रखना पड़ रहा है कि कहीं ऐसा ना सुसाइड कर ले, और बच्चे कर ले रहे हैं। ये उनके लिए बहुत बड़ी बात नहीं है, मतलब आप समझिए उनको ह्यूमन लेवल पर ही हमने कनेक्ट नहीं कर पाए। आप इस हद तक जा रहे हैं और अभी तक कोई हमारे पास रेगुलेशंस नहीं है। हम बच्चों को जो देख रहे हैं कि रात भर लोग गेम खेल रहे हैं बच्चे। मैंने जब उनके आईपीडीआर एनालिसिस किए, देखा कि उनका टीनेज का जो इंटरनेट पैटर्न क्या है, तो इतना हद तक खतरा था। वो वेबसाइट यूज़ कर रहे हैं जो खतरनाक है, वीपीएन यूज़ कर रहे हैं, डिस्कॉर्ड यूज़ कर रहे हैं, गेम्स खेल रहे हैं। मेरे पास कई सारे बच्चों के एनालिसिस आए और मैंने देखा, मैंने कहा इस हद तक बच्चे शिकार हो चुके हैं। अब इसको बाहर निकालना 1-2-4 महीने का काम नहीं है, इसमें टेक अ ईयर और इवन 2 ईयर्स, वो भी स्लोली जाना पड़ेगा, क्योंकि आप कुछ भी स्ट्रिक्ट होने की कोशिश करोगे तो उसका रिपरकशन बड़ा खतरनाक होगा। और वो हो भी रहा है। अभी फ़िलहाल जिस स्थिति में हम हैं एआई को लेकर और जिस ग्लोबल संदेश की हम बात कर रहे हैं, क्या वाकई में ही ग्लोबल साउथ को भारत ने एक बहुत बड़ा मंच दे दिया है? बिल्कुल, देखिए भारत इस समय अच्छी तरह से पोजीशन्ड है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पर लोग अभी चाइना या यूएस को उतना ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं बिकॉज ऑफ जियोपॉलिटिकल सिचुएशन। इंडिया को करते हैं। इंडिया की एक तो जो पॉलिटिकल सस्टेनेंस है, क्योंकि किसी भी देश में इन्वेस्टमेंट भी करना हो ना तो ये देखा जाता है कि किस हद तक वो सरकार सस्टेन कर रही है, लंबा जाएगा। आज हमने इन्वेस्ट कर दिया, कल वो बदल जाए, पॉलिसीज़ बदल जाए, ये डर रहते हैं लोगों के पास। तो भारत इस हद तक पोजीशन है कि स्टेबल हमने डेमोक्रेसी दी है और इस वजह से भारत लीड कर सकता है, गाइड कर सकता है लोगों को। पूरे विश्व में बहुत उथल पुथल मची हुई है और ऐसे में यदि कोई लीडरशिप के लिए सूटेबल है तो वो भारत है। हमें अपने कुछ मॉडल्स चेंज करने होंगे। जैसे मैंने कहा कि हमें इनोवेशन को लेकर थोड़ा सीरियस होना पड़ेगा। हम हल्का इनोवेशन ना करें, हम वो काम ना करें कि अरे हमने तो जुगाड़ करके कुछ कर दिया और उसको हम अप्रिशिएट करना शुरू कर दिए। रियल इनोवेशन तब होगा जब हम अपने फेल लोगों को रिवॉर्ड करने की क्षमता रखेंगे, उनको अप्रिशिएट करेंगे, उनको डिस्करेज नहीं करें, उनके उसके बाद भी कैरियर ऑप्शंस दें जो अभी नहीं होते हैं। लोग डर रहे हैं। देखिए हमारे यहाँ नौकरी मिलना इतनी बड़ी बात है कि बाकी सब चीज़ें थर्ड चली जाती हैं, सेकंड भी नहीं थर्ड चली जाती हैं। उसने कहा भाई पीएचडी हो जाएगी तो नौकरी में ये हो जाए, हाँ तो फिर कैसे भी कर लो। अब कैसे भी करने में तो फिर वो शॉर्टकट ही जाएगा ना। उसने कहा ये देखिए ये कर लोगे सर्टिफिकेट तो फिर वो फ्रॉड करके ही लेगा सर्टिफिकेट, क्योंकि आपने प्रेशर इतना बना दिया। और इस प्रेशर में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बेरोजगार इसीलिए हो गए क्योंकि उन्होंने शॉर्टकट्स अपनाए, सीख ही नहीं पाए, स्किल्स ही नहीं आए। डिग्रियाँ सबके पास हैं, पर वो जब नारायण मूर्ति जी ने कहा कि हमारे यहाँ जितने इंजीनियर पैदा हो रहे हैं अधिकतर बेकार के हैं, उनकी डिग्री ही है, उनके पास कोई स्किल नहीं है जिसकी वजह से हम उसको एम्प्लॉय कर सकें, ये सच है। तो फिर हम इतना पैसा खर्च कर रहे हैं, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर है, इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, यदि हम एक व्यक्ति को इस हद तक नहीं ट्रेन कर सकते कि वो कल के दिन कोई काम कर सके तो फिर फायदा क्या हुआ इसका? ये देखो ये अभी भी बहुत बड़ा चैलेंज है और इस पर वाकई में ही काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि
जब हम यूथ से बात करते हैं तो वो तो डरे हुए हैं एआई को लेकर, लेकिन वाकई में वो कह रहे हैं कि जब हम भी जाते हैं तो एक स्किल सेट की जो बात होती है तो उसमें कहीं ना कहीं हम लाक करते हैं। और देखिए भारत क्योंकि लगातार आगे बढ़ भी रहा है, अग्रसर हो रहा है, प्रोग्रेसिव है, 20 देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष जब एक मंच के नीचे आते हैं और भारत के लिए एक बेहतर दोस्त के तौर पर भारत को देखते हैं तो अपने आप में कई चीज़ें बदल जाती हैं। लेकिन एक लास्ट सवाल मैं आपसे लेना चाहूँगी, लेकिन 2047 तक का जो एक भविष्य के तौर पर हम भारत को देख रहे हैं कि भारत लगातार बदलते दौर में आगे बढ़ रहा है, वो टॉप 3 पोजीशन में आप भारत को अभी फ़िलहाल कहाँ देख रहे हैं 2027 में और 2047 तक? देखिए अभी जो पोजीशन, पहले तो मैं एक अच्छी चीज़ बोलना चाहूँगा कि जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं उनकी एक बहुत स्ट्रॉन्ग जो लीडरशिप क्वालिटी है कि वो हमेशा एक लंबा विज़न देखते हैं। वो 5 साल 4 साल 3 साल का नहीं देखते। यदि हम इतना भी सीख लें उनसे कि हमें भी जो प्लान करना होता है ना, कोई बड़ी चीज़ यदि आपको अचीव करनी है तो आपको 20-25 साल का होराइजन चाहिए होता है। आप एकदम से चेंज नहीं कर सकते चीज़ों को, ऐसा कभी कोई जादू की छड़ी नहीं घुमा सकता। उसके लिए आपको ग्राउंड पर बहुत काम करना होता है, तब जाके आप वहाँ पहुँचते हो। तो वो जो 2047 का विजन है या उसके बियॉन्ड विजन है, ये सोच भी पाना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। क्योंकि कई लोग तो उस हद तक जाते ही नहीं, तो उनको तो लगता है कि क्योंकि मैं अपने अराउंड ग्राउंड अपनी कैपेबिलिटी के अराउंड सोचते हैं। आपको 2047 का यदि विजन है तो वो अपनी कैपेबिलिटी के बेस पे आप नहीं ले रहे हो, आप उन लोगों की कैपेबिलिटी के बेस पे ले रहे हो जो अभी तक शायद पैदा भी नहीं हुए। ये कॉन्फिडेंस आना और उसके हिसाब से प्लानिंग करना मेरे ख्याल से बहुत ज़रूरी होता है। जो हुआ तो जो AI समिट हुआ है इस समय, ये वो प्लानिंग का एक इनिशिएशन है। भारत अभी स्टार्ट किया है और इसकी वजह से यदि हमारे देश में 1000-2000 स्टार्टअप्स और खड़ी हो जाती हैं और उनको एक मार्केट मिल जाता है, सिर्फ 2000 स्टार्टअप से पूरा गेम प्लान बदल जाएगा। सारा गेम प्लान, एक एक स्टार्टअप आपकी 1-1 बिलियन खड़ा करके दे सकती है। तो आप देखिए कि एंटरप्रेन्योरशिप खड़ा करना, इनोवेशन को प्रमोट करना और बिजनेसेस को इनकरेज करना, यही एक चीज़ होती है जो आपको विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में लेके खड़ी। अच्छा, ये डेटा सेंटर्स, हमने विशाखापट्टनम में भी अब एक डेटा सेंटर बन रहा है, ये डेटा को लेकर क्योंकि लोगों में डर है, अब ज़्यादा से ज़्यादा इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं, आप AI को इस्तेमाल करते हैं, डेटा को लेकर अभी फ़िलहाल क्या पोजीशन है भारत की, किस तरीके से हम डेटा को सुरक्षित देखिए आज की डेट में भारत का ऑलमोस्ट 75% डेटा बाहर के देशों में। हाँ, और ये 2 देश कौन से हैं? चाइना और US। 80% डेटा इन्हीं 2 देशों के अंदर है। विश्व का सारे डेटा सेंटर जो हैं, अब भारत पुश कर रहा है कि वो डेटा यहाँ आए। उसके लिए हैवी इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। डेटा सेंटर पॉलिसीज भी बनाई गई हैं, भारत सरकार भी डेटा सेंटर सेटअप कर रही है। लेकिन ये इसलिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि AI का जो फ्यूल है वो है डेटा। यदि हमारे पास डेटा नहीं है तो हम AI के बारे में बहुत कुछ लंबा नहीं कर पाएंगे, बहुत दूर तक नहीं जा पाएंगे, क्योंकि जिसके पास डेटा है वो हमसे पहले लेके आ जाएगा वो चीज़ें, जो हो भी रहा है। वो जो रिसर्च, मेडिकल रिसर्च बाहर हो रही है वो हम उससे पहले कर सकते हैं। हमारे पास जितने लोगों का हेल्थ का डेटा है वो दुनिया में किसी के पास नहीं है। हमारे पास जितने लोगों के ई कॉमर्स का डेटा वो दुनिया में किसी के पास नहीं है। बायोमेट्रिक डेटा किसी के पास नहीं है। तो कुछ ऐसी रिसर्चेज हैं जो हम पहले कर सकते थे, पर चूंकि हमारे पास डेटा ही नहीं है, डेटा सेंटर्स ही नहीं है, उस वजह से वो डिपेंडेंसी रही। तो ये एक पॉलिसी का पार्ट है। AI रेवोल्यूशन के लिए डेटा सेंटर इंडिया में होना बहुत ज़रूरी है, जिसके लिए चाहे किसी हद तक पॉलिसी चेंज करनी पड़े, करना चाहिए, क्योंकि इसका जो रिजल्ट है वो लॉन्ग टर्म आएगा। आज आप जो इन्वेस्टमेंट करेंगे जो बिलियंस ऑफ डॉलर्स का होता है, उसका रिजल्ट 10 साल 5 साल बाद दिखाई देगा, जब हमारे पास डेटा मूव होना शुरू हो जाएगा। और उससे न सिर्फ बिजनेसेस खड़े होंगे, इंडस्ट्रीज खड़ी होंगी, इनोवेशन होना शुरू हो जाएगा। अच्छा, आज के डेट में 3 बड़ी चीज़ें आप बताइए जो भारत को सबसे ज़्यादा भी ज़रूरत है AI के लिहाज से। सबसे पहले तो एक लीगल फ्रेमवर्क की ज़रूरत है। मेरे ख्याल से जब तक नहीं आएगा तो इथिकल यूज़ नहीं हो पाएगा और नेगेटिव यूज़ ज़्यादा होगा, जो हो रहा है। हो सकता है जो 12 बिलियन ये 2022 में आया, उसमें 6 बिलियन सिर्फ नेगेटिव यूज़ के कारण आया हो। मार्केटिंग कंपनीज ने मार्केटिंग की और उनको बिलिंग हुई है, वो वैसा यूज़ से कोई फ़ायदा नहीं होगा। अब जब हम 200 बिलियन पहुँच गए हैं AI की यूज़ पर, मुझे डर अभी भी है कि उसमें कहीं ऐसा बहुत बड़ा कंपोनेंट नेगेटिव यूज़ करना हो। तो पहले हमें एक फ्रेमवर्क लाने की ज़रूरत है, एक इथिकल यूज़ ऑफ AI हो जाए, फिर सस्टेनेबल यूज़ ऑफ AI हो। ऐसा ना हो कि हर जगह लोग AI पुश करना शुरू करें। गार्ड रेल बने कि सब यहीं यूज़ होगा, उसके लिए एक प्रोएक्टिव चेकलिस्ट हो, और यदि कोई गलत जगह ज़बरदस्ती पुश कर रहा है तो उसको रोका जाए, डिटरेंट हो, पेनल्टीज लगाए जाएँ ताकि वो रोके भी। ये 2 चीज़ें यदि हमने कर ली तो मेरे ख्याल से हम लीड कर लेंगे, हमारे लिए बाकी सब चीज़ें शेप अप हो जाए। और उम्मीद यही है, जिस विजन के साथ हम बढ़ रहे हैं आगे और विकसित भारत 2047 तक, AI को लेकर जो विजन एक सरकार की तरफ से लिया गया है, उस विजन को देखते हुए भारत बदलते दौर में
भविष्य में इस तरीके से कदम ज़रूर रखें। और ये ज़रूर है कि अब भारत जो है वो दर्शक बन के नहीं, एआई के लिए दावेदार बनकर उभर रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया अमित दुबे जी हमारे Thank you, साथ मोनिका जी। चर्चा के Thank you. लिए। थैंक यू सो मच। नमस्कार, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया।